सर डन। आंसर बोलो। सर 4/√18। क्या बेटा नाम? सर विधि। विधि। विधि 2 रूट आ रहा है क्या? 2√2। विधि इज इट Good afternoon, 2√2? sir. गुड आफ्टरनून। Sir, 4/√18. 4/√18 this। ओके, हो सकता है, हो सकता है। देखिए ये क्वेश्चन दिया था मैंने अभी करने को प्रोजेक्शन का, तो आपको फॉर्मूला पता है सबको, ए डॉट डी, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन करना है उसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है। तो ये मेरे पास बनेगा 2 - 2 + 4 और बी का मैग्नीट्यूड बनेगा 18। तो आंसर आएगा 4√18। यस आंसर सर। इज √18। नेक्स्ट क्वेश्चन करो सब लोग, जब तक सभी कनेक्ट नहीं होते। प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ। सेकंड, आपके पास 3 वेक्टर है, i + j + k। एक वेक्टर है b, 2i - j + k। एक वेक्टर है c, 2i + j + 2k। यू हैव 3 वेक्टर्स। आपको प्रोजेक्शन ऑफ a + b की निकालना है ऑन b + c। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a + b ऑन b + c। पहले आप ये एक वेक्टर बना लो ऐड करके, एक्स वेक्टर नाम दे दो। फिर आप ये वेक्टर बना लो, ये वाला क्वेश्चन करो। सर डन। जिसका हो गया चैट पे आंसर लिख, लाइव ऑन कर लो। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। (18/5) आ रहा है कुछ बच्चों का। जो बच्चे लेट आए हैं, मैंने 3 वेक्टर लिखे हैं ABC। a + b का प्रोजेक्शन निकालना है ऑन b + c। शरण का भी 18/5 आ रहा है। शाबाश। पीयूष का भी 18/5। जल्दी से अपने आंसर निकाल लो। पहले तो आप a + b वेक्टर बनाओ। a + b वेक्टर दोनों को ऐड करके बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये होगा 3i कैप + 0j कैप + 2k कैप। फिर आप बनाओ b + c। b + c बनेगा 4i कैप 0j कैप + 3k कैप। एक को x मान लो, एक को y मान लो। इसको मैंने y मान लिया, तो x डॉट y बाय y का मैग्नीट्यूड, इसका डॉट प्रोडक्ट तो 12 + 6 18
और y का कितना आएगा 25। 18/5 इज योर करेक्ट आंसर। 18/5 इज योर करेक्ट आंसर। ये तो मैंने कल वाला कुछ आपको रिपीट करवाया। आज का जो टॉपिक है वो नोट करो सब लोग। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज की डिस्कशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, हेडिंग बना लो, एडिशन ऑफ वेक्टर, या यूं लिख लो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो एडिशन या रिजल्टेंट को हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये समझो आप। वेक्टर एडिशन इज माय टॉपिक फॉर द डे। वेक्टर एडिशन, यहां से मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। एडिशन, वेक्टर को ऐड कैसे करना होता है, दिस इज माय टॉपिक। वेक्टर एडिशन को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कोई एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, इसके बीच में आप प्लस का साइन लगाते हो, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर। जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उसको आप एक्सप्लेन क्या करते हो, वेक्टर एडिशन इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। वो 3 वेक्टर का भी हो सकता है एडिशन, वो 4 वेक्टर का भी हो सकता है, वो कितने भी वेक्टर का एडिशन हो। तो जब आप किसी भी वेक्टर्स को ऐड करते हो तो उसका जो आउटपुट आता है उसको बोलते हो रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो आप लोग नोट करें, रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर which produces same result, which as is produced by all vectors all together, all vectors together। मतलब resultant vector is a single vector which gives the same result as is produced by the all vectors। सब मिलके जो काम करेंगे वो ये सिंगल वेक्टर करेगा, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। अब हमारे पास कुछ थ्योरम्स है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर निकालने के लिए, कुछ लॉज है। इसमें से फर्स्ट लॉ है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको समझना है पहले अच्छे से और फिर इसकी स्टेटमेंट को याद करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, अगर कोई दो वेक्टर, आप अच्छे से समझना बेटा, अगर कोई दो वेक्टर किसी बॉडी पे लग रहे हैं, जैसे मैंने एक बॉडी ली, इसके ऊपर मैंने कोई दो वेक्टर को एक्ट किया। एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर ये है बी। अगर किसी बॉडी पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं और उन दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, ध्यान से समझना है। जैसे वेक्टर ये ए इधर आ रहा है ना, तो मैंने ये साइड ऐसे ले, ये वेक्टर, और ये वेक्टर उधर जा रहा है तो मैंने यहां से शुरू कर लिया
आप किसी भी वेक्टर को पैरेलल में कहीं भी लगा सकते हैं, पैरेलल में। तो मैंने क्या किया, इन दो वेक्टर से किसी ट्रायंगल की दो साइड बना दी। तो जो ये तीसरी साइड होगी ट्रायंगल की, तीसरी साइड, वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। ये आपके पास लो है, इसको अभी समझाऊंगा दोबारा से, डायग्राम बनाते जाओ कि अगर दो वेक्टर किसी भी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने दिखाया, उन दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल ओ पी क्यू की दो साइड से रिप्रेजेंट करें, मैग्नीट्यूड भी सेम रखें, जैसे एक का मैग्नीट्यूड जितना है लेंथ सेम रखें, डायरेक्शन भी सेम रखें, और ये दोनों सेम ऑर्डर में भी हो। सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, एक की टेल खत्म होती है तो एक का हेड जहां खत्म होता है दूसरे की टेल शुरू होती है। ऐसे में वेक्टर्स आर इन ऑर्डर, वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। और जो थर्ड साइड होगी ना, वो ऑर्डर में नहीं है। देखो थर्ड साइड की जो डायरेक्शन है, इधर भी हेड जा रहा है, इधर भी हेड जा रहा है। अगर ऐसा सब कुछ हो तो मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस डी। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस डी। सुनो, अगर दो वेक्टर, इफ टू वेक्टर, अभी सुनना है, लिखना नहीं, जब मैं लिख पाऊंगा तब लिखना। इफ टू वेक्टर्स acting on a body can be represented by the two sides of a triangle in magnitude as well as in direction, taken in the same order, taken in the same order, then the third side, of the triangle taken in opposite order, जो थर्ड साइड का डायरेक्शन होगा वो ऑर्डर में नहीं हो। जैसे इसका हेड इधर जा रहा है तो उसका हेड से हेड मिलेगा। थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर will represent the resultant of the given vector in magnitude as well as in direction. इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। एक बार स्टेटमेंट नोट कर लो, फिर मैं आपसे ही सुनूंगा अभी कितना आपको स्टेटमेंट समझ में आया। जैसे मैं कल ओरल कर रहा था, तो मैं अभी जो टॉपिक बता रहा हूँ उसी का ही कर लूंगा। तो स्टेटमेंट को आपने स्टार्ट करना होता है। इट स्टेट्स दैट if two vectors A and B acting on a body are represented by the two sides। ये स्टेटमेंट एज सच याद करनी है। टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आप ट्रायंगल पूरा लिखना, मैंने बना दिया। टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in magnitude and in direction taken in same order, in magnitude as well as and in direction taken in same order, then यहाँ से स्टेटमेंट अब कंप्लीट हो। then resultant of these vectors, रिजल्टेंट को आर वेक्टर से ले लेना, then resultant are of these vectors is represented by the
third side, by the third side, side बोला है मैंने, side में चला गया हूँ, third side of the triangle taken in opposite order in magnitude and in direction. In magnitude and in direction. स्टेटमेंट आपको काफी बड़ी लग रही है, बट इसको एज सच आपको लर्न करना है। थोड़ा बहुत आप लाइन को एडजस्ट कर सकते हो अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से समझ लो सारा कुछ। ये दो वेक्टर आप देख रहे हो ना, पहले कंसेप्ट समझो और फिर आप स्टेटमेंट अपने आप बनाओगे। देखो यहीं से मैं बनाता हूँ। दो वेक्टर आप देख रहे हो, ये वाले दो वेक्टर। इफ टू वेक्टर ए एंड बी acting on a body are represented by the two sides of a triangle, इधर साइड में ट्रायंगल बना हुआ, are represented by two sides of a triangle in magnitude and in direction taken in the same order, then third side of the triangle will represent, या जैसे मैंने लिखवाया, then the resultant of these two vectors is represented by the third side of the triangle taken in opposite order in magnitude as well as in direction. In magnitude as well as in direction is called your what? Triangle law. क्या बोलते हैं इसमें? पूछना है कुछ? यस सर। सर ये सर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ सर। कौन से वाला बेटा? एंगल लो। तो मैंने तो 2-3 बार रिपीट कर दिया, फिर बता देता हूँ। कौन बोल रहे हो? सर अनिरुद्ध बोल रहा था सर, थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया अभी। बेटा फिर वो आपकी मिस्टेक है, आप ज्वाइन पहले किया करो। आप हमेशा 5-10 मिनट लेट आते हो, वो दिक्कत है। आप अभी मैं इसका प्रूफ करूंगा तो ये दोबारा से हो जाएगा। एक बार आप इतना समझ लो कि अगर कोई दो वेक्टर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए जाते हैं सेम ऑर्डर में, तो तीसरा वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं इसका प्रूफ करूंगा तो वह प्रूफ से आपको स्टेटमेंट भी क्लियर हो जाएगी। टाइमली ज्वाइन करो सब बच्चे, 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लिया। आप में से कौन बिना देखे कॉपी को स्टेटमेंट बता सकता है? हाथ खड़ा करो, यस या नो। मतलब जो सिर्फ डायग्राम को देख के स्टेटमेंट बना सकते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। प्रज्ञा, प्रज्ञा स्क्रीन ऑन कर लो बेटा। प्रज्ञा स्टेटमेंट को बताएंगी, एक बार फिर सुन लो सब। बोलो बेटा। क्या हुआ, स्क्रीन नहीं ओपन की? सर उसने माइक नहीं ओपन किया। बेटा माइक ऑन करो। चलो कोई और? Yes, sir. Sir, may I speak? हाँ प्रज्ञा, बोलो प्रज्ञा। Sir, it states that if two vectors, that is A and B, are ऑन acting करना। on the same body, हाँ हाँ ओके ओके प्रज्ञा। sir, actually, हाँ इस टू वेक्टर यस are acting on the same body within the magnitude and the direction are taken in same order, then the third side would be taken as the resultant with the opposite magnitude and direction. अपोजिट मैग्नीट्यूड नहीं, अपोजिट डायरेक्शन। Okay, sir. अपोजिट डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है? Okay, sir.
वेरी गुड, शाबाश बेटा। आप लिखिए प्रूफ ऑफ दिस लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 11th बोर्ड एग्जाम। हाउ वी प्रूव द ट्रायंगल लॉ, इसका डेरिवेशन करेंगे हम, रिजल्टेंट का भी और डायरेक्शन का भी। तो लेट अस कंसीडर, लिखते जाओ साथ साथ। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स। मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, मैं बोलूंगा मैं ड्रॉ करूंगा। लेट अस कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी represented by the two sides of the triangle, represented by the two sides of the triangle। कौन कौन सी दो साइड? OP and PQ, OP and PQ as shown। तो क्या कंसीडर किया हमने? कंसीडर टू वेक्टर्स A and B, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल से। कौन कौन सी टू साइड? OP and PQ, OP and PQ। ये डायग्राम बना लेना। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अब वो एंगल यहाँ दिखाना है, आप इसको थोड़ा प्रोड्यूस कर लो लाइन को। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। वो एंगल ये नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन के साथ एंगल होता है। इस वेक्टर को इधर जाना है और इस वेक्टर को इधर जाना है। तो जो एंगल बिटवीन द वेक्टर होता है वो आप डायरेक्शन को एक्सटेंड कर लिया करो, फिर जो आपको एंगल नजर आएगा वो आपका एंगल होता है। तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। डायग्राम साथ साथ बनाते जाओ। जो थर्ड साइड होगी ना, ये वाली थर्ड साइड, ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, जिसका डेरिवेशन करना। तो लेट R be the resultant, R be the resultant। B का मतलब is MR वाला B है, ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे लिख लेंगे, लेट R B, B, ये B से कोई मतलब नहीं। R is करते हैं ना जब हम, उसके लिए हम B यूज कर लेते हैं, B। R be the resultant of given vector, of given vector। R be the resultant of given vector which is represented by side OQ, which is represented by side OQ, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? साइड OQ as shown। ये डायग्राम बना लो बेटा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय साइड OQ। अभी मैंने डेरिवेशन स्टार्ट किया है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, वही जो मैंने समझाया था। दो वेक्टर लिए, एक को मैंने OP से रिप्रेजेंट किया, एक को PQ से, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो मेरे पास कौन सा होगा? OQ। अब मुझे निकालना है सबसे पहले डेरिवेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ, वन कर लो, 1 और 2 दो बनेंगे, एक डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, एक मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड कैसे मैं निकालूंगा? यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। क्यू से ना इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, आप लिखोगे एक लाइन, ड्रॉ परपेंडिकुलर, का नाम दे दो QM। ड्रॉ परपेंडिकुलर QM ऑन OP प्रोड्यूस्ड। देखो OP को मैंने प्रोड्यूस किया ना आगे की तरफ, OP प्रोड्यूस्ड। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर QM फ्रॉम Q। कहाँ से ड्रॉ कर रहे हो? ड्रॉ परपेंडिकुलर QM फ्रॉम Q, यहाँ फ्रॉम Q कर लेना, ऑन OP प्रोड्यूस।
ओपी को प्रोड्यूस किया, उसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ तक भी सिंपल था, इतना सबने कर लिया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना। अब मुझे निकालना है ये वाली लेंथ। तो क्या इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं? तो हम लिखेंगे Yes. इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ऑल म्यूट करना ना। अब सब लोग म्यूट पे रहना बेटा, जब डाउट होगा तो अपने आप पूछ लेना जब मैं कहूंगा। हाँ ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा? ओ एम क्यू, ओ एम क्यू, ओ एम क्यू, बड़े वाला ट्रायंगल बन गया ना। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अपने हमें पता है कि ओ क्यू का स्क्वायर, नहीं आ ओ रही। एम, क्या आवाज नहीं आ रही? आ रही है हाँ? बेटा साउंड नहीं आ रही क्या आपको? सर, आ रही है सर। आ रही है सर। किसी एक आधे के आंसर। ओ क्यू का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो गया। आपने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाया और कुछ नहीं किया, जिसमें आपने ओ क्यू का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर, एम क्यू का स्क्वायर किया। तो क्या ओ एम को मैं ओ पी प्लस पी एम लिख सकता हूँ? अगले स्टेप में लिख दो। ओ क्यू का स्क्वायर, ओ एम को हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस पी एम का स्क्वायर प्लस एम क्यू स्क्वायर। अब ओपी तो मेरे पास वेक्टर ए है, बट पीएम मुझे नहीं पता, पीएम नहीं पता, ना ही मेरे को एम क्यू की वैल्यू पता। ये भी तो एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाए, इसको इक्वेशन नंबर, ऊपर वाले को तो चाहे ना ही इक्वेशन देते, चलो दे दिया तो इसको 2 कर। अब आप क्या करो, ये छोटे वाला राइट एंगल ट्रायंगल ले लो आप, कंटिन्यूटी में लिखना, मैं यहाँ बताता हूँ इसको। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से वाला, क्या नाम है इसका? पी एम क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल पी एम क्यू। इस ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, आप लोग ही बताएं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर में क्या आएगा? एम क्यू, और हाइपोटेन्यूज में क्या आएगा? पी क्यू। यहां से मेरे पास पी क्यू की वैल्यू मैं जानता हूँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इसको मैं वेक्टर बी लिख दूंगा, पी क्यू। वो चीज मैं ब्रैकेट में बता सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर पी क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। यहाँ से मेरा एम क्यू निकला है, दैट बिकम्स बी साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 करना है बेटा। इस स्टेप में कोई डाउट हो किसी को? इस नो छोटे वाले ट्रायंगल, ये छुटकू सा ट्रायंगल लिया मैंने अभी, इसके अंदर मैंने एम क्यू निकाल दिया। इसी ट्रायंगल में आप देखो कॉस थीटा क्या होगा, इसी ट्रायंगल में कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी एम बाय पी क्यू, मीन पी एम बाय बी। पी क्यू तो बी है, यहां से मेरा पी एम क्या निकलेगा? बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 4, पी एम क्या निकलेगा? बी कॉस थीटा। और एम क्यू आपा ने क्या निकाल दिया था? एम क्यू हमने निकाला था बी साइन थीटा। तो इक्वेशन 3 और 4 को 2 में यूज करो, तो लिखो यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। जैसे मैंने यहाँ पुट किया ओ क्यू का स्क्वायर, ओपी की जगह पे तो ए था ही,
और PM मैंने B cos थीटा निकाल लिया का स्क्वायर, और MQ मेरे पास क्या आया, B sin थीटा का स्क्वायर। यस और नो, यहाँ तक बताओ बेटा। यस सर। कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है। और OQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिजल्टेंट को। देखो इस डायग्राम में देखो आप, OQ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, OQ रिप्रेजेंट कर रहा था रिजल्टेंट वेक्टर को। जब OQ रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर यहाँ पर मेरे पास यहाँ मैग्नीट्यूड क्या आ गया, सॉल्व कर लो बस। OQ की जगह पे अब मैं लिख सकता हूँ R का स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो बेटा, A स्क्वायर B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी तो लगा सकते हैं सब लोग। अब यहाँ देखिए इन दोनों के अंदर B स्क्वायर कॉमन आ रहा है और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो मेरे पास रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या बन गया। इन दोनों में से अगर मैं B स्क्वायर कॉमन ले लूं और sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 रह जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 2AB cos थीटा। ब्रैकेट में हम बता देंगे क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1। तो मेरा फर्स्ट पार्ट जो था मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, वो मैंने निकाल लिया अंडर रूट ऑफ, इस स्क्वायर का आप रूट कर दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos। यहाँ कुछ भी पूछना हो अब आप पूछ सकते हो, जहाँ से आपको कोई डाउट लग रहा है वहीं से आप इसको पूछ। क्या आप दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लेंगे? कंपटीशन वालों ने तो कंपटीशन में पहले ही पढ़ रखा है ये वाला पैरेललोग्राम नोट, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं आ रहा। चाहे आप ट्रायंगल लो पढ़ लें चाहे पैरेललोग्राम लो पढ़ लें, फॉर्मूला रिमेन सेम। और फॉर्मूला क्या हुआ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इसको रिपीट करने की वैसे जरूरत नहीं है, मुझे ये निकालना था R। मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन कर ली, ये बड़ा ट्रायंगल ले लिया जिसको मैंने ग्रीन से बनाया, पाइथागोरस लगा दिया यहाँ पर थ्योरम, OQ का स्क्वायर OM का स्क्वायर MQ का स्क्वायर, OM को ब्रेक कर लिया OP प्लस PM का स्क्वायर MQ का स्क्वायर। OP मेरे पास A होता है। अब ये दो वैल्यू मुझे नहीं पता, उसके लिए मैंने ये छोटे वाला ट्रायंगल लिया, ये वाला ट्रायंगल। इस छोटे वाले ट्रायंगल में यहाँ पर मैंने साइन थीटा कॉस थीटा से दोनों की वैल्यू निकाल ली, एक की B cos थीटा आई थी और एक की B sin थीटा आई। तो सारी वैल्यू मैंने इसके अंदर पुट कर दी इक्वेशन 2 में। जैसे इक्वेशन 2 में पुट किया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स किया, तो मेरे पास बेटा ये आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्ट। इतना ठीक है सबको, यस या नो में बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, पार्ट sir. लिखिए Yes, sir. सेकंड पार्ट लिखो डायरेक्शन। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिए डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके 11th बोर्ड के हिसाब से। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ये निकालना है मुझे। तो रिजल्टेंट वेक्टर किधर जा रहा है, इधर। इस एंगल को लेट कर लो अल्फा, यही डायरेक्शन है। इस एंगल को अल्फा लेट कर लो, यही डायरेक्शन है। तो लिखो लेट द रिजल्टेंट वेक्टर makes an angle alpha with the vector A. Let resultant vector, यहाँ मैं let कर रहा हूँ, let resultant vector make an angle alpha
फिर वेक्टर ए। अब ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वही बड़ा ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम क्यू, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम क्यू। इस ट्रायंगल में टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा? आप खुद देख के बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम क्यू, और बेस क्या था? ओ एम। टेंजेंट अल्फा क्या होगा? एम क्यू अपॉन ओ एम। उसी तरह से आप एम क्यू ओ एम को ब्रेक कर लो, ओ पी प्लस पी एम। इक्वेशन नंबर 4 तक बन गई थी। रिजल्टेंट वाली को 5 दे दो, जो रिजल्टेंट आपने बनाया था उसको इक्वेशन नंबर 5 कर दो। अब इस एक ही आर्टिकल चलेगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 6 कर। अब ओपी की वैल्यू ए है, एम क्यू और पी एम मैंने पहले ही 2 इक्वेशन दी हुई है आपको, इक्वेशन 3 और 4। तो पुट कर दो 6 में, यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4। आपके नोट्स में आप बना ही रहे हो, साथ साथ चेक करो। यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन 6, 3 and 4 in 6, using equation 3 and 4 in 6, तो मेरे पास टेंजेंट अल्फा क्या बनेगा? टेंजेंट अल्फा बिकम एम क्यू, देखना क्या था? एम क्यू था बी बी साइन साइन। थीटा, और ओपी ए ही था, और ये था बी कॉस। तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लें। जब भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे तो आपसे डायरेक्शन पूछी जाएगी, तो यहाँ से बेटा आप क्या निकाल लें? अल्फा निकाल लें, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज योर डायरेक्शन। इसको आप इक्वेशन नंबर 7 कर दो। एक इक्वेशन मैंने एक्स्ट्रा बना ली, वो पहली इक्वेशन को नाम देने की जरूरत ही नहीं थी। चलो कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा ही। आपके अगर स्कूल के एग्जाम में आता है तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। कंपटीशन के लिए आपको एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट की भी जरूरत नहीं है। कंपटीशन में आपको ये 2 रिलेशन की जरूरत है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 7। इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम या न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आपको 5 और 7 की जरूरत है। बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि थ्योरी लेक्चर है हमारा, फाउंडेशन का लेक्चर है, तो उसके लिए ये 5 मार्क्स में कभी भी मेरे टेस्ट का पार्ट होगा। ध्यान रखना आप इसको, हाउ टू ड्राइव इट, और इसकी स्टेटमेंट को कैसे आपने डिफाइन करना है वो भी आपको आना चाहिए। तो स्टेटमेंट एक बार फिर सुन लेते हैं। प्रज्ञा ने भी बताया, मैंने भी 2-3 बार बता दिया, एक बार आप फिर सुन लो कि अगर 2 वेक्टर, if 2 vectors acting on a body are represented by the 2 sides of the triangle taken in the same order in magnitude and in direction, then the third side of the triangle taken in the opposite order will represent resultant of these 2 vectors in magnitude as well as in direction। अब कैसे अपनी स्टेटमेंट बना सकते हैं, तो वो आपकी क्लियर शो होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो एक बार इन 2 फॉर्मूलों को फिर से चेक कर लो। कंपटीशन वालों ने ये कर लिया था पैरेललोग्राम लो की फॉर्म में, वो भी आएगा हमारा नेक्स्ट पैरेललोग्राम, बट आंसर सेम आएगा। लो कोई भी हो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला सेम रहेगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos। इसी के नीचे ही मैं अल्फा लिख देता हूँ ताकि ये दोनों इक्वेशन आप एक साथ देख पाए। डायरेक्शन का फॉर्मूला रहेगा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा ए प्लस बी cos थीटा।
जिसको याद रखना आप। और यहाँ जो अल्फा एंगल भी बन रहा है मेरा, वो अल्फा एंगल वेक्टर ए के साथ बन रहा है, तभी ऊपर बी आया है। ये रिजल्टेंट था ना, ये अल्फा था, यहाँ पर देखिए ये अल्फा था। तो अगर एंगल ए से बन रहा है तो ऊपर बी आएगा। फिर फॉर्मूले में ए के साथ कोई साइन कॉस नहीं आएगा, बी के साथ ही आएगा, बी साइन थीटा बी कॉस, ऊपर साइन नीचे कॉस। ये आप क्रैम करो, कैसे भी अपने माइंड में रखो। अब ये आपके एंड पे है। दो फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए, एक रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन, एक डायरेक्शन। आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने हैं, वो कैसे करेंगे? वो बहुत आसान है कि आपको ए बी दो वेक्टर दे देंगे, उनके बीच का एंगल दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। जैसे मान लो मैं ये कहता हूँ कि एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 10, एक वेक्टर है बी या कहा निधि ने देखना, ये वेक्टर था ए, ये वेक्टर था बी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 और ए का मैग्नीट्यूड कितना है 10। इनके बीच में एंगल दिया हुआ है 60, एंगल यहाँ दिखाना है प्रोड्यूस करके। तो हमें इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और अल्फा एंगल बताना, दो चीजें आपको बतानी है। करो सब लोग। चैट में देखो। आंसर निकालो। हुआ नहीं क्या किसी का भी? 10√6, कुछ बच्चे कह रहे हैं 10√6। डायरेक्शन भी निकालो। ये मेरा बनता है सर डायरेक्शन सेम आ रही है। सेम कैसे? सेम कैसे आएगी? पहले तो मैग्नीट्यूड तो 500 और 700 बन रहा है। Sir, magnitude 10√7 and direction √3/2. 10 inverse √3. मैग्नीट्यूड ये बन रहा है, डायरेक्शन आप tan इनवर्स में ही बताएंगे। बी साइन थीटा, बी कितना था 20 और साइन 60 कितना होता है √3/2। ए कितना था 10, बी cos 60 1/2। ऐसे निकाल लेंगे आप। अल्फा आएगा टेंजेंट इनवर्स 10√3/20। अल्फा क्या होगा? टेंजेंट इनवर्स √3/2। ये आंसर। चेक करो किसका आंसर आ रहा है। Correct है sir. करेक्ट है सर। Correct है sir. किसी का डाउट तो नहीं है? एनीबॉडी? समझ में आ गया सबको?
Yes, sir. सिंपल Yes. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवाई है मैंने। अब लिखिए सब लोग, एक वेक्टर है ये ए, एक वेक्टर है ये बी। बट ये ट्रायंगल की दो साइड से नहीं बनाया, मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, इधर को आ रहा है बी, जो कि ए वेक्टर की डायरेक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, तो एंगल बना रहा है 135। कितना बना रहा है? 135। इसमें वेक्टर ए मुझे दिया हुआ है 50 और वेक्टर बी दिया हुआ है 10√2। वेक्टर बी दिया हुआ है 10√2। आप इसकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और अल्फा निकाल। शाबाश, 2 मिनट का टाइम है आपके। Done. सर वॉइस बहुत लो आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं। सर मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, देख लो, मैं चेक करता हूँ सॉल्व। अब आ रही है क्या आवाज? देखो। जी सर, अब आ रही है। Yes, sir. हाँ, ओके ओके। तो ए का स्क्वायर 2500, बी का स्क्वायर कितना होगा? 100 इंटू 2, 200, ट्वाइस ऑफ 10√2 इंटू 50 cos 45 होता है 1/√2। सॉरी, cos 135 होता है माइनस का, यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं, ये माइनस हो जाए, माइनस का 1/√2 होता है। ये सारे एंगल मैं सिखा चुका हूँ। इस √2 से इस √2 को काट दें तो मेरे पास रिजल्टेंट कितना बनेगा? 2500 प्लस 200 माइनस में ये कितना बनेगा? कितना? 1000. हाँ, तो ये 1700 बनेगा। उसको मैं लिख 10 सकता root हूँ 70. 10√7। मेरा आंसर आ गया रिजल्टेंट। अब गलती करेंगे आप अल्फा निकालने में शायद। देखो कैसे।
मैं यहाँ निकालता हूँ अल्फा टेंजेंट इनवर्स बी साइन थीटा 10√2 और साइन 135 पॉजिटिव ही होता है, साइन पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस -1/√2 होता है। नीचे आएगा 50 प्लस 10√2 के साथ -1/√2। यहाँ मिस्टेक मत करना, ये √2 से √2 कट गया तो अल्फा बनेगा टेंजेंट इनवर्स, ऊपर तो 10, ये -50, नीचे 40 बनेगा। मेरा आंसर, मेरा तो ये बन रहा है, अब आप मैच कर लो। यस सर। Yes, sir. 0.25 कर लो, दिस इज आंसर। इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी छोड़। कितने बच्चों को ये क्लियर हो गया? ट्रायंगल लो और उसके न्यूमेरिकल सेक्शन। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। कितने बच्चे कनेक्टेड? अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, वो वही करेगा जो थोड़ा सा कंसेप्ट को सोच रहा है अच्छे से। और इस बैच में मैंने वही बच्चे रखे हैं जो सोचते हैं और करते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सभी करेंगे। थोड़ा सा घुमा रहा हूँ क्वेश्चन को, कंफ्यूज करूंगा मैं आपको, पर आपने होना नहीं। स्टेटमेंट इज कि ये दो वेक्टर है, ए और बी। ये दो वेक्टर है ए और बी। इनका जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट है, ये इनका रिजल्टेंट होगा आर। इसको प्रोड्यूस करेंगे तो वेक्टर, ये इनके बीच में एंगल होगा, थीटा ले रहा हूँ मैं अभी। ये दो वेक्टर है ए और ये जो वेक्टर है बी। हमें ये दिया गया है कि जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। ऐसा स्टेटमेंट में बता दिया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। मींस अल्फा आपको 90 दे दिया, इसका मतलब ये होता है कि आपको अल्फा कितना दे दिया? 90। अल्फा इज 90। अब अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 हो तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी? एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। देखते हैं किससे होता है। मुझे ना तो थीटा पता, एंड आल्सो फाइंड द थीटा। तीन चीजें आपने कहा। तो बोला एसी तो नहीं चल रहा। भाई देखिए ना, सामने 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 वाला एसी चेक कर लो, फैन बंद कर। Sir, B is 4. 4 आ रहा है। Yes, sir. हो सकता है B4 हो, देखते हैं, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे ट्राई कर लें।
सर B4. सर B4 आ रहा है. Yes, sir. B4 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो B4 कैसे आ रहा है आप लोगों का? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि B4 कैसे। सर नहीं आएगा B4, थीटा दे ही नहीं रखा. B4 तो नहीं आ रहा यार कहीं Yes, से भी। sir. नहीं आएगा सर. मुझे लग रहा है कि डाटा कंप्लीट नहीं है शायद। Yes, Let sir. me सर check. अनकम्प्लीट है डाटा. Sir, incomplete. मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ, हो सकता है डाटा कंप्लीट Sir, ना हो। incomplete है data. देख लेते हैं अभी देख। देखो टेंजेंट अल्फा का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, और अल्फा मैंने 90 दिया है तो वो होता है इन्फिनिटी। बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, एंड यहाँ से अगर इन्फिनिटी को मैं समथिंग बाय जीरो लिख सकता हूँ तो मेरा ये डिनोमिनेटर जीरो हो गया। तो मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन मिल गई एक, ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से कॉस थीटा मेरे पास आ गया -4/b। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली है, तो मुझे भी लग रहा है कि डाटा कंप्लीट नहीं है, बट अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैं रिजल्टेंट अगर निकालता हूँ, रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू मैंने क्या लिख दी? -4/b, -4/b। बी से मेरा बी कट जाएगा, तो आर स्क्वायर मेरे पास क्या होगा? ए मुझे गिवन है 16 प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना था? -8a। तो भी मेरा जो रिजल्ट आ रहा है ना, वो आर और बी में एक इक्वेशन बन रही है। ये कितना बन रहा है? -32 है ना, तो इट बिकम्स दिस। इससे ज्यादा मैं इस सम को सॉल्व नहीं कर सकता। या तो मुझे आर गिवन होता, फिर मैं बी निकाल लेता, या बी गिवन सर होता तो आपकी वॉइस नहीं आ रही. आ रही है sir. आ रही है सर, दिक्कत होती है. बेटा ये आप अपने एंड पे देख लो, सबको नहीं आ रही होगी तो सब भी बोल देंगे। यहाँ तक मैं इस सम को बस इतना ही सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने आपसे 3 चीजें पूछी थी, एक्चुअली इन तीनों में से मुझे एक देना चाहिए, वन मस्ट गिवन। तो मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूँ। लेट की मैंने थीटा आपको दे दिया 120 डिग्री। अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल हो गया, क्योंकि 120 जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा मुझे बी मिल जाएगा। इस इंफॉर्मेशन से तो मैं 2 इक्वेशन बना सकता था, वो मैंने बना दी। तो जो आप लोग कह रहे हो ना 4 आंसर है, वो आप गलत कर रहे होंगे तभी कह रहे हो। इसका आंसर नहीं निकल सकता था, डाटा कंप्लीट नहीं था। चलो अब मैंने डाटा को कंप्लीट कर दिया। मैंने इसमें थीटा 120 दे दिया, जिससे कॉस 120 कितना बनेगा? -12 -4/b। अब तो मेरा B8. B8 आ गया, शाबाश। B8 आ गया तो इक्वेशन 2 से मैं आर भी निकाल लूंगा। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 -16, ये कितना बनेगा? 48। तो आर मेरे पास 4√3 है। आर मेरे पास 4, इट बिकम्स सर 4। तो जो क्वेश्चन हमने शुरू किया था वो कंप्लीट नहीं था, बट अब ये कंप्लीट हो, अब ये कंप्लीट हो गया। तो आज का जो टॉपिक था, आज का जो टॉपिक था वो था ट्रायंगल लॉ। उसको आपने कर लिया। इसके बिहाफ पे आपने एक एक्सरसाइज करनी है। आपने क्या करना है, सुन लो सब लोग। एसएल अब सबके पास होना चाहिए। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हमने इसको अरेंज नहीं किया, वो आप अरेंज करें। जिसने भी अरेंज नहीं किया
वो अपने फ्रेंड से अपने आप पिक मंगवा लेना, मैं नहीं भेजूंगा। इतने दिनों से मैं कह रहा हूँ बुक को अरेंज करो, यू मस्ट अरेंज इट। एसएल अरोड़ा में जाना है, आर्टिकल को ढूंढो, कहाँ लिखा हुआ है ट्रायंगल लो। उसके बाद एक एक्सरसाइज दी होगी, हो सकता है एक्सरसाइज ट्रायंगल लो और पैरेललोग्राम लो की एक साथ दी हो, तो भी आप ट्राई करना, फॉर्मूले यही है। जो मैं कल पैरेललोग्राम लो करवाऊंगा उसका भी फॉर्मूला यही आएगा, R इज इक्वल टू। तो आपने लॉज के बाद की एक्सरसाइज को ट्राई करना है। मेरे पास बुक नहीं है, अदरवाइज मैं पेज नंबर बता देता। अगर किसी बच्चे के पास बुक है तो वो पेज नंबर बता दे, या अपने आप देखें सबके पास बुक है। ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ की एक्सरसाइज आज आपने इवनिंग तक जितने भी क्वेश्चन बुक में दिए उसको आप करके मुझे 9 बजे तक भेज देना अपनी PDF। किसी कारण से आप नहीं कर पाएंगे वो एक अलग रीजन है, आपकी और क्लासेस हो सकती हैं, बट कोशिश करना 9-10 बजे तक। डाउट्स मत पूछना आज, लेट तक बच्चे डाउट पूछते हैं। डाउट मैं कल डिस्कस करूंगा आपको क्लास के अंदर, और कल ही हम बात करेंगे कि वो कंपटीशन वाली शीट में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। कुछ बच्चों ने तो भेज दिए, बाकी सब लोग भी भेज दें कि कंपटीशन वाली शीट से आपने कितने करेक्ट कर लिए। कोई आंसर को आपको लगता है रॉन्ग है तो मुझे बता देना, मैं चेक कर दूँ। दिस इज फॉर द डे। थैंक थैंक यू सर। यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू एक्सक्यूज मी सर। सर। क्या कह रहे हो बेटा? सर वो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट आपने बताने के लिए कहा था। वो रह गया, मैं कल बता देता हूँ, कल बता दूँ। ओके सर। अभी तो कुछ बच्चे निकल गए, कल बता दूंगा। वो सिंपल ही था। बाला अभी आप कनेक्टेड हो? यस सर। मैं अभी बता रहा हूँ, आप देख लो, बाकी बच्चों को कल बता दूंगा। जो मैं कल प्रोजेक्शन बता रहा था ना, एक्चुअल में उसमें एक जगह पे मिस्टेक हो गई थी। अगर किसी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे बतानी हो तो प्रोजेक्शन तो होती है बी कॉस थीटा, ये होता है प्रोजेक्शन। इसको लिखने के लिए क्या मैं ये लिख सकता हूँ बी डॉट ए बाय बी। आप खोल के देखो बी ए कॉस थीटा। अच्छा, ए पे निकाल रहे हो ना, जिस पे निकाल रहे हो वो नीचे आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है, जिसका निकाल रहे हो, जिस पे निकाल रहे हो बी कॉस थीटा, उसको आप लिख ऐसे सकते हो। तो कल भी मैं इस पे बात करूंगा सभी बच्चों को। थोड़ा सा एक जगह पे मिस्टेक हुई थी, वो हम करेक्ट कर लेंगे। बाद में तो मैंने करेक्ट कर ही दिया था, स्टार्टिंग की लाइन में मिस्टेक हो गई। बी कॉस थीटा था, उसी को मैंने ए डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया था। उसको लिखना ये चाहिए था कि बी कॉस थीटा इज प्रोजेक्शन, जो कि मैं अब इसको ए डॉट बी बाय ए मैग्निट्यूड, इसलिए याद रख। कल बात करेंगे, आज आप एक्सरसाइज कर ले ट्रायंगल लो, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओके सर।